आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम, क्योंकि बुधवार है, तो आज हम योजनाओं को देखने वाले हैं, क्योंकि बुधवार के दिन हम केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं को देखते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की। तो सबसे पहले जब आप किसी योजना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस मंत्रालय की योजना है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजनाओं को, और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित योजनाओं को देखने वाले हैं। तो दो मंत्रालय को आज हम कवर करेंगे और इनमें जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जब मैं बात करता हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि भाई क्रियान्वित कराने वाला मंत्रालय कौन है। इसका जो मंत्रालय है हमारा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसमें यदि हम देखें तो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी योजना का जो उद्देश्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के यदि हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, संचारी और गैर संचारी रोगों के रोकथाम हेतु प्रयास करना, एकीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, जनसंख्या स्थिरीकरण और लैंगिक जो हमारा भेदभाव है, लैंगिक जननांकीय संतुलन, इसको बढ़ावा देना, आयुष को मुख्य धारा में लाना, और भोजन पोषण स्वच्छता एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो यदि हमने देखा कि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है हमारा, उसमें सबसे पहले बात की जा रही है शिशु मृत्यु दर की, मातृत्व मृत्यु दर की बात की जा रही है। इसके बाद इसमें बात किया जा रहा है संचारी गैर संचारी रोगों के रोकथाम की बात की जा रही है। इसके बाद एकीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए उपलब्ध हो, इसकी बात की जा रही है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें है वो है जनसंख्या स्थिरीकरण। जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और उसके लिए सबसे पहले जन जागरूकता का प्रसार करना भी इस मंत्रालय का उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है। और इसमें बोला गया है कि आयुष को मुख्य धारा में लाना है। और आप सब जानते होंगे कि आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया गया है, आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। ये आप सबने देखा, और पूर्व की योजनाओं में हमने देखा है, जब हमने आयुष मंत्रालय से संबंधित योजनाओं को देखा था तो डिटेल में इसकी चर्चा की गई थी। अब इसमें इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लास्ट जो इसमें रखा गया है वो है भोजन पोषण स्वच्छता एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब भोजन, स्वच्छता और अन्य जो जरूरी सेवाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, ये आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अब इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो था, इसको क्योंकि आप देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अलग चुनौतियां होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में अलग चुनौतियां होती हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दो उप योजनाएं बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल था। मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो था उसके दो घटक हैं, एक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्र में समस्याएं अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं। तो यदि हम इस उप योजनाओं को एक एक करके देखते हैं, जैसे यदि हम देखें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो इसमें है कि जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, जो हमारे मजदूर परिवार हैं, जो किसान परिवार हैं, मतलब जो गरीब तबका है गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबका है, उसको सस्ती, सुलभ, जवाबदेही और प्रभावशाली चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। क्या? सस्ती, सुलभ, प्रभावशाली, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण आदि पर भी ध्यान दिया गया है कि इन सब बिंदुओं पर भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य करना है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, ये जैसे मैंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाम जुड़ा है ग्रामीण, तो इसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम है, वो
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आएंगे, और जिनकी जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा है वो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देख लिया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की, यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शहरी क्षेत्र हमारा है वहाँ पे कुछ अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं? आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, महानगरों में जाओगे, झुग्गियाँ बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो झुग्गियाँ होती हैं, जो बस्तियाँ होती हैं, दैनिक मजदूरों की होती हैं, गरीबों की होती हैं, रेहड़ी वालों की होती हैं, जो किसी तरह से अपनी आजीविका को चलाते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित सबसे ज़्यादा समस्या यदि कहीं पर देखने को मिलती है तो इन्हीं झुग्गियों वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, इसका उद्देश्य है कि शहरों में, मतलब 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में ये जो झुग्गी बस्ती होती है इस पर योजना को केंद्रित करना, इन क्षेत्रों में, इन झुग्गियों में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, उनको जागरूक करना राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो हो गया, ये आपका हो गया जो मलिन बस्तियां होती हैं उन पर केंद्रित है। कहने का मतलब है कि मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको भी स्वच्छता का अधिकार है, स्वच्छता के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार है। तो उन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए कि उनको किस प्रकार से, जैसे आम शहरी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं उसी तरह से ये लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ उठा सकें, उसके लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की गई, इसको लागू किया गया है। अब आपने समझ लिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है। उद्देश्य आपने देखा, सबसे पहले मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना, संचारी गैर संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रयास करना, उपाय करना, एकीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मुहैया कराना, जनसंख्या स्थितिकरण, लैंगिक एवं जननांकीय संतुलन के लिए कार्य करना, आयुष को मुख्य धारा में लाना, आयुष को बढ़ावा देना, और भोजन पोषण स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। और इसको दो भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें कि इसको क्रियान्वित कैसे किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे जब नीतियां बनती हैं तो उसके केंद्र बिंदु में होता है हमारा यूनियन मिनिस्टर, जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो केंद्रीय जो मंत्री होता है वो प्रमुख होता है राष्ट्र के स्तर पर इस नीति को लागू कराने के लिए, इस योजना के लिए। राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यदि हम देखें, जिले स्तर पर, तो जिले स्तर पर हेल्थ कम्युनिटी होती है, हेल्थ मिशन, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन चलाने वाले हमारे तजारे हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें आपने समझ लिया कि किस प्रकार से लागू होता है, इसका उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना की। दूसरी जो योजना है ये है राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल। राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल। अब जब राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में जन जागरूकता का प्रसार किया। और राष्ट्रीय कृमि दिवस भी मनाया जाता है, वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस कब मनाया जाता है। मार्च माह में मनाया जाता है। तिथि क्या है, क्योंकि यदि आप साप्ताहिक करंट अफेयर से जुड़े हैं तो इसकी चर्चा की गई थी जब ये तिथि थी, तो मे भी 18 मार्च को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल जो है इसी के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है, जिसे कम से कम वर्ष भर में एक दिन हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकें, इसके बारे में बता सकें। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल जो है इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मृदा संचरित हेलमंथ या आंतों के परजीवी कीड़ों की व्यापकता को कम करने हेतु। मतलब ये जो राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल है ये आंतों से संबंधित है। जो बच्चों की, विशेषकर बच्चों की जो आंतें होती हैं इस रोग से प्रभावित होती हैं, और ये रोग एक प्रकार से देखें तो
जानलेवा भी होता है, उसी के लिए प्रयास किया गया। मृदा संचरित होता है, मृदा संचरित रोग है जिसको हेलमंथ या आंतों के परजीवी कीड़ों की व्यापकता के कारण यह रोग होता है और इसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसमें जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया कि बच्चों से संबंधित रोग है, तो जो 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, मतलब प्री स्कूल और स्कूल के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय कृमि मुक्त से संक्रमित प्रभावित यही बच्चे होते हैं। मतलब इसके लिए 1 से 19 वर्ष के बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना, उनके माता पिता को जागरूक करना, उनकी स्वच्छता पर ध्यान देना, ठीक है, इन सब पहलों को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल की, तो आप जानते हैं इसमें जो क्रियान्वित कराने वाले मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय मिलकर इसका क्रियान्वयन कराते हैं। पहला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय का साक्षरता विभाग। अब 3 मंत्रालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हमने बात किया राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस की, हमने बताया कि मार्च माह में मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल है, योजना है, इसके बारे में हमने बात किया कि इसका उद्देश्य क्या है कि मिट्टी से, मृदा से संचरित जो रोग हैं उनको रोकथाम किया जाए 1 से 19 वर्ष के बच्चों में, और ये आंतों का एक रोग होता है, ठीक है, जिसमें हेलमंथ एक परजीवी होता है जिसके कारण ये रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बात किया कि इसको क्रियान्वित कराने वाले मंत्रालय कौन कौन से हैं, 3 मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या आप अब शिक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि इन 3 मंत्रालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी इस योजना के लिए, तो आपको बता दें, सबसे पहले इसमें यदि आयु सीमा देखें तो 1 से 19 वर्ष की आयु है। 1 वर्ष मतलब प्री प्राइमरी का बच्चा कहाँ पे जाता है, सरकार के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में जाता है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो जब आंगनबाड़ी केंद्रों से इसकी शुरुआत करनी है, आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका प्रसार करना है, तो सबसे पहले मंत्रालय क्या होना चाहिए आपको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आपको जुड़ना होगा, उसी के बाद आप क्रियान्वित करा सकते हैं। दूसरा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इस मंत्रालय से टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि मृदा संचरित रोग है, मृदा संचरित रोग है तो स्वच्छता तो इसमें विशेषकर जरूरी है, पेयजल भी जरूरी है, स्वच्छ पेयजल जरूरी है, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को इसलिए ऐड किया गया। तीसरा आता है शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग। अब शिक्षा मंत्रालय की जरूरत क्यों पड़ी इस योजना में, क्योंकि 19 वर्ष तक का बच्चा है, मतलब प्री प्राइमरी से जब वो आगे की कक्षा में जाता है, जूनियर में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, तो वहां पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो साक्षरता विभाग है उसके अंतर्गत आता है, और ऐसे बच्चों को कवर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें किन चीजों पर बल दिया जाता है, किस चीज पर बल देकर हम इस पे एक प्रकार से देखें इस रोग से बच सकते हैं। सबसे पहले स्वच्छता, जो इस समय कोविड-19 के दौर में लगातार लोगों ने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है, लगातार कुछ समय अंतराल पर हाथ धोने की प्रक्रिया और शारीरिक स्वच्छता, और एक प्रकार से देखें कि आवास जहाँ पे आप आस पास रहते हैं वहाँ पे किस प्रकार की स्वच्छता है, इन सब पर लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना, बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करना स्वच्छता के प्रति, बच्चों की हैबिट में, आदत में हाथ धोने और स्वच्छता को शुमार करना, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से इस योजना पर प्रसार किया जा रहा है, इस योजना के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, इस रोग के बारे में बताया जा रहा है। इसमें एक जो कॉमन दवा है, एक ही दवा है जो इस रोग के लिए दी जाती है, जिसका नाम है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो दवा है, एकमात्र दवा है जो कृमि के लिए दिया जाता है, कृमि मुक्त व्यक्ति को बनाने के लिए या कृमि मुक्त बच्चे को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल दवा दिया जाता है, टेबलेट दिया जाता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एल्बेंडाजोल जो टेबलेट है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के अंतर्गत या राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल के अंतर्गत एकमात्र दवा है ये, जिसका प्रयोग जो बच्चा इस रोग से प्रभावित होता है, जो आंत की रोग है ये, इससे जो प्रभावित होता है उसके लिए दिया जाता है। अब यदि हम बात करें
तो ये क्या गंभीर रोग है? तो आपको बता दें ये गंभीर है और लगातार भारत में इसके जो केसेस हैं वो बढ़ भी रहे थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी से लेकर 10 अगस्त तक इसके लिए जागरूकता का प्रसार करने का फैसला लिया। प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी से 10 अगस्त के बीच पूरे भारत में इस रोग के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों की आदतों में स्वच्छता और हाथ धोने की प्रक्रिया को शुमार किया जा सके, आदत उनकी लगाई जा सके एक प्रकार से। इसके लिए इसका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चले अब देख लेते हैं। हमने दो चीज देखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देख लिया, राष्ट्रीय कृमि मुक्त पहल देख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं प्रोजेक्ट सनराइज। महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत लगातार चर्चा में है और जो प्रोजेक्ट सनराइज है इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के लिए एड्स के रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम। मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो एड्स के रोगी बढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम है प्रोजेक्ट सनराइज, जिसके माध्यम से जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे एड्स से संबंधित जो भी रोगियों की संख्या है, रोगियों की जो संख्या है उसको कम किया जा सके। इसके कारण जो लोग नशे की लत में लग गए हैं, जो लोग नशे का सेवन करने लगे हैं, विभिन्न मादक पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, उनको इससे निकाला जा सके। तो ये भी इसके लिए है और इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2020 के अंत तक कम से कम 90% जो एड्स के रोगी हैं उनकी नशे की लत को छुड़ाया जा सके, उनकी मादक पदार्थों के सेवन करने की जो लत पड़ गई है उससे उनको दूर किया जा सके। तो ये चीज आपने समझ लिया प्रोजेक्ट सनराइज। चले अब कुछ लक्ष्य थे, कुछ अन्य फैक्ट थे, उसको भी यहीं पे बताना जरूरी था, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट लक्ष्य क्या था? प्रोजेक्ट लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट लक्ष्य था, केंद्र सरकार देख रही थी कि मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में कुछ खामियां थी। तो इसके लिए जो कमियां थी उसके लिए क्या किया, प्रोजेक्ट लक्ष्य शुरू किया। और प्रोजेक्ट लक्ष्य की शुरुआत की गई कि जो लेबर रूम है, अस्पतालों के जो लेबर रूम हैं उनको अत्याधुनिक बनाना। तो प्रोजेक्ट लक्ष्य का उद्देश्य क्या हो गया, लेबर रूम को अत्याधुनिक बनाना। इसके बाद यदि हम बात करें क्षय रोग, टीबी आप जानते हैं बहुत सारे लोग भारत में इसकी संख्या लाखों के संख्या में लोग टीबी से प्रभावित हैं और लगातार इससे असामयिक मौतें भी होती हैं। तो गंभीर, अब वर्तमान समय में तो गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्व में यह गंभीर बीमारी थी। वर्तमान समय में इसका समुचित इलाज उपलब्ध है। अब जो टीबी या क्षय रोग जिसको बोलते हैं, इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, कब, 2025 में। और टीबी की 2 दवा आती है जो भारत ने बनाई है हाल ही में, एक है इम्यूवैक और दूसरा है VPM 1002। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं कि टीबी की 2 दवा अभी भारत सरकार द्वारा अप्रूव की गई है, एक है इम्यूवैक और दूसरा है VPM 1002। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और जब बात क्षय रोग या टीबी की होती है तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी टीबी की एक दवा बनाई है, क्षय रोग की एक दवा बनाई है जिसका नाम रखा है प्रोटोमानिड। तो प्रोटोमानिड भी आपको नोट कर लेना है कि यह भी क्षय रोग की दवा है, लेकिन यह अमेरिका द्वारा बनाई गई है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। और यदि आपने समसामयिक संदर्भों में समाचार पत्रों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हाल ही में 2 पड़ोसी देश हमारे मलेरिया मुक्त हुए हैं, जिसमें एक आपका आता है मालदीव और एक आता है श्रीलंका। WHO ने हाल ही में मालदीव और श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इसके अतिरिक्त जब बात मलेरिया की आ रही है तो डेंगू की भी होनी चाहिए। और डेंगू की एक वैक्सीन बनाई है सनोफी पास्चर, ये फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है डेंग बैक्सिया। तो डेंग बैक्सिया भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात आती है मलेरिया की तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद आना चाहिए, नाम है रोनाल्ड रॉस। सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, इसीलिए विश्व मलेरिया दिवस जब 20 अगस्त को मनाया जाता है वो रोनाल्ड रॉस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, और एक सर्वे हुआ था अभी, लैंसेट नामक एक पत्रिका है जिसने बताया था कि पूरा विश्व जो है 2050 तक मलेरिया मुक्त हो पाएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके प्रश्न पूछे जाने की यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति है उसमें कथन वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कथन वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के फैक्चुअल डाल दिए जाते हैं, आंकड़े डाल दिए जाते हैं, जिससे आप सबको समस्या देखने को मिलती है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार का डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2022, फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2021, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काफी चर्चा में है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने गूगल से समझौता किया है, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, फैक्ट है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं भारत अभी हाल ही में वर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया था। तो वर्ड फ्लू जो मुक्त घोषित किया गया था, तो इसका जो एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो हमारा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वर्ड फ्लू का, उसको कहते क्या है, तो उसका नाम होता है H5N1 तथा H7N9, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको आप बर्ड फ्लू बोलते हो, सॉरी एवियन इन्फ्लुएंजा जो आपने बर्ड फ्लू बोला या एवियन इन्फ्लुएंजा, बात एक ही है। तो इसको जो नाम दिया गया है ये है H5N1, ये किसका है, H5N1। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आप सबको। सबसे पहला एक था वर्ड फ्लू, ठीक है, वर्ड फ्लू जो था वो भारत मुक्त हो चुका है, वर्ड फ्लू मुक्त भारत को घोषित किया जा चुका है। और इसका जो वायरस होता था, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता था हमारा, वो होता था हमारा H5N1 तथा H7N9। चलिए हम बात कर रहे थे वर्ड फ्लू मुक्त होने की, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब था। वर्ड फ्लू मुक्त होने की जो हम बात कर रहे थे वो है हमारा भारत बर्ड फ्लू मुक्त हो गया है। और जो H5N1 तथा H7N9 इसके वायरस का नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हमने 4 आपको रोगों का लक्ष्य बताया जो भारत सरकार ने रखा है। क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य 2025, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2022 और फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2021। ये 4 लक्ष्य हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण योजना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं उन योजनाओं के बारे में भी और समझने का प्रयास करते हैं। और आप सबको योजनाओं से संबंधित 1 से ही 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और यदि आप योजनाओं की बात करें तो योजनाओं की संख्या कम से कम 500 से 600 योजनाएं हैं, लेकिन पूछे जाने की प्रश्नों की संख्या 1 से 2 है। इसलिए जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। चले अब हम देखने वाले हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, और इन्हीं के पास आपके आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जो है हमारा, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, दूसरे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दोनों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलें अब देखते हैं हम उड़ान योजना के बारे में। उड़ान योजना महत्वपूर्ण है। उड़ान योजना फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को सुगम बनाना। जो क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी उड़ान योजना के पहले नहीं थी, यदि आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों से जब से उड़ान योजना लागू हुई है, लगातार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। लगातार नए नए जो रूट होते हैं वो खोजे जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है उड़ान योजना का, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को सुगम बनाना। क्या है? क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को यदि आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, समय की बचत होगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को सुधारना, बेहतर करना। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो इसमें बात किया गया था कि जो गैर सेवारत जो हमारे एयरपोर्ट हैं, गैर सेवारत दो प्रकार के एयरपोर्ट चिन्हित किए गए थे। एक था गैर सेवारत और दूसरा आपका था जिसको आप बोलते हैं असेवित। गैर सेवारत और असेवित, इन 2 प्रकार के जो एयरपोर्ट थे हमारे, उनको उनमें संचालन किया जाने लगा है, मतलब उनको एक्टिव किया गया है। गैर सेवारत का मतलब होता है, आप बोल दीजिए कि यहाँ पे कोई भी वाणिज्यिक उड़ानें नहीं होती हैं। जैसे बहुत सारे हमारे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे वाणिज्यिक उड़ानें नहीं होती हैं, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो वहाँ पे उड़ानें आपको देखने को मिलती हैं। तो गैर सेवारत में हो गया कि कोई उड़ान नहीं, उड़ान 0, मतलब वाणिज्यिक उड़ान यहाँ पे 0 है। दूसरा है असेवित। असेवित एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जहां सप्ताह में
इसमें लिमिट है कि जो असेवित एयरपोर्ट होते हैं वहां सप्ताह में आपको 7 से कम उड़ानें देखने को मिलती हैं। तो असेवित एयरपोर्ट हो गया 7 से कम उड़ान, मतलब सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 7 उड़ान तक होती है, मतलब 7 से कम बात हो रही है तो 6 उड़ान तक होती हैं। अब जो इस प्रकार के एयरपोर्ट थे, जो हमारे गैर सेवारत एयरपोर्ट थे या असेवित थे, इनको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि जो असेवित थे जहाँ पे उड़ानें पहले से चल रही थी उनको विकसित करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनमें उड़ानों की संख्या बढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे गैर सेवारत एयरपोर्ट थे यहाँ पे अवसंरचना विकास करना पड़ेगा, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रथम चरण में सरकार का प्रयास है कि जो हमारे असेवित एयरपोर्ट हैं, जो हमारे असेवित एयरपोर्ट हैं, इनको एक्टिव किया जाए और यहाँ पे उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो सरकार का लक्ष्य क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को सुगम बनाना। इसके साथ साथ क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को सुगम कैसे बनाएगी सरकार? गैर सेवारत और असेवित जो एयरपोर्ट है हमारे, उनको एक्टिव करने के माध्यम से। इसमें सरकार वित्त भी उपलब्ध, केंद्र सरकार वित्त भी उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि 1000 नए मार्ग बनाने हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत लक्ष्य है 1000 नए मार्ग बनाने। जैसे सड़क मार्ग होता है कि भाई लखनऊ से कानपुर जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, उसी प्रकार से एयर में भी मार्ग होता है, उसी मार्ग से उड़ानें जाती हैं, नहीं तो आप जानते हैं कि दुर्घटना हो सकती है। तो सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 1000 नए उड़ान मार्ग बनाना है, जिससे कि उड़ान योजना को बेहतर किया जा सके, उड़ान योजना से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनको दूर किया जा सके। और जो 1000 उड़ानें हैं, इसके अतिरिक्त और था कि 100 कम से कम हमें विमानपत्तनों, मतलब जो 100 एयरपोर्ट हमें और सक्रिय करने हैं। सबसे पहले 1000 हमारे मार्ग बनाने हैं और कम से कम 100 एयरपोर्ट को सक्रिय करना। और ये कौन से होंगे? गैर सेवागत और या असेवित होंगे। तो ये लक्ष्य है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य नोट कर सकते हैं कि 1000 नए मार्ग बनाने हैं, 100 नए विमानपत्तन एयरपोर्ट को हमें, विमानपत्तन बोल लीजिए या एयरपोर्ट बोल लीजिए, उसको हमें एक्टिव करना है, हमें बनाना है। ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो भारतीय विमानपत्तन अधिकरण, जिसको AAI बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण या प्राधिकरण, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके चेयरपर्सन हैं अरविंद सिंह। AAI के चेयरपर्सन हैं अरविंद सिंह, और AAI जो हमारा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वही इस योजना को क्रियान्वित कराने वाली संस्था है। तो इस योजना को, उड़ान योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है AAI के माध्यम से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से इसको एक्टिव किया जा रहा है। ठीक है। और यदि हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय नागर विमानन नीति आई थी 2016 में। 2016 में जो नीति आई थी उसी का एक पहल यह भी था कि उड़ान योजना के माध्यम से किस प्रकार से हम आम आदमी को भी फ्लाइट के माध्यम से, फ्लाइट से यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नाम ही है उड़े देश का आम नागरिक। और इसमें कुछ जो प्राइस रेंज होती है उसकी भी कुछ बाध्यता थी। इसमें बताया गया था कि जो मैक्सिमम 500 किलोमीटर की जो यात्रा होगी उसका रेट जो है 2500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फ्लाइट में कम से कम 50% सीटें आपको उड़ान योजना के अंतर्गत रखना होगा। मतलब 50% सीटें ऐसी होंगी जो रेट जिनका फिक्स होगा कि आप 2500 से ज़्यादा नहीं ले सकते 500 किलोमीटर की दूरी के लिए। 50% के बाद की जो अगली 50% सीटें होंगी वो आप बाजार की मांग के अनुसार आप उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो प्रत्येक फ्लाइट में 50% जो सीटें होती हैं वो उड़ान योजना के अंतर्गत आरक्षित होती हैं। 50% के बाद जो सीटें होती हैं वो बाजार के मांग के अनुरूप उनका मूल्य घटता या बढ़ता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अंतर्गत आपने कृषि उड़ान सुना होगा। उड़ान योजना की हम बात कर रहे हैं तो कृषि उड़ान की भी बात यहीं पे कर सकते हैं। कृषि उड़ान की बात सुना होगा, बजट में बात की गई थी इसकी, बहुत जोरों शोरों पर इसका प्रचार हुआ था। किसान रेल और कृषि उड़ान, किसान रेल तो मान लीजिए प्रारंभ हो गई है, लेकिन कृषि उड़ान अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। कृषि उड़ान का लक्ष्य था विशेषकर जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जो हमारे
कनेक्टिविटी से जुड़े हुए राज्य नहीं है, जहाँ पे कनेक्टिविटी का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों से जो किसान हैं हमारे, जो हमारे आदिवासी हैं, उनकी फसलों के, उनके उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार मिल सके, इसके माध्यम से, कृषि उड़ान के माध्यम से। लेकिन अभी तक इस योजना के अंतर्गत कोई भी उड़ान संचालित नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ कृषि रेल की यदि हम बात करें तो कृषि रेल के माध्यम से पहली रेल कनेक्टिविटी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं और एक आपने सुना होगा ओपन स्काई एग्रीमेंट, इसी से जोड़कर उसको आपको देखना है क्या है ओपन स्काई एग्रीमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो उड़ान योजना है या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं इससे कहीं ना कहीं मिलती हैं, क्योंकि ये भी उड्डयन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और ये जो आपका था ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये यूएई ने बोला था, संयुक्त अरब अमीरात ने बोला था कि भारत के साथ उसको ओपन स्काई एग्रीमेंट करना है। और ओपन स्काई एग्रीमेंट से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपको आई बटन में जब ये वीडियो समाप्त होगी लास्ट में आपको वहाँ भी लिंक मिल जाएगी, इस लिंक ओपन स्काई एग्रीमेंट की लिंक मिल जाएगी, और जो आई बटन होता है वहाँ पे भी ओपन स्काई एग्रीमेंट का लिंक मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ जाके देखना चाहते हैं तो ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, चले अब बात कर लेते हैं अगले मिशन की। अगला मिशन है हमारा, अगला जो योजना है वो है जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित। और आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे नल से जल, कल से जल, इसकी चर्चा हो रही है, विभिन्न राज्य सरकारें इसमें काम कर रही हैं, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। क्या देखेंगे हम? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, अटल भूजल योजना थी जिसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, सबसे पहली बात सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश में प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं वहाँ के भूजल में सुधार करना। मतलब अटल भूजल योजना का उद्देश्य था देश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में, देश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुधार करना। अब इस जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुधार करना है, किसमें करना है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में। और ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन से हैं? इसमें कुछ राज्य चिन्हित किए गए हैं। यदि हम राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आप नोट कर सकते हैं अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब बात आती है कि इनको क्यों चिन्हित किया गया, इन्हीं को क्यों चिन्हित किया गया? इस योजना के अंतर्गत, अटल भूजल योजना के अंतर्गत उन राज्यों को लिया गया है जहां पे या तो भूजल का बहुत भारी मात्रा में दोहन हो रहा है, भूजल का दुरुपयोग हो रहा है, या ऐसे राज्य जहां पे भूजल की समस्या विद्यमान है, जहां पे भूमि जल स्तर लगातार गिर रहा है और पेयजल की समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई है। तो इसके लिए जो क्षेत्र हैं, आपने राज्यों की बात कर लिया कि कौन कौन से राज्य हैं, और उन्हीं राज्यों में अटल भूजल योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना है, जिससे जो पेयजल का दोहन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, पेयजल में जो संदूषण की मात्रा बढ़ रही है, उन सबको कम किया जा सके। और इसमें यदि हम देखें तो विश्व बैंक सहायता भी दे रहा है। वर्ष 2020 से 2025 के लिए विश्व बैंक ने 5 वर्षों के लिए इसमें फंड भी दिया है कि 5 वर्षों तक हम सहायता देंगे, जिससे आप इस योजना को क्रियान्वित कर सकें और भूजल जो हमारा जल स्तर लगातार कम हो रहा है, लगातार प्रदूषण उसमें बढ़ रहा है, उस पर हम निजात पा सकें। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि विश्व बैंक इसमें ऋण दे रहा है, और जब विश्व बैंक किसी योजना में ऋण देता है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात, अटल भूजल योजना मतलब सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों से
चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना और तकनीकी सहयोग के द्वारा भूजल को सुरक्षित करना, सेफ करना। अब इसमें क्या था, जो चिन्हित किए गए राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये हमारे राज्य हैं जो इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। क्यों चिन्हित किए गए हैं? क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ राज्य ऐसे हों जहां पे भूजल का दोहन बहुत ज़्यादा किया जाता हो, कुछ राज्य ऐसे हों जहां पे भूजल का दुरुपयोग किया जाता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो भूजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे आप राजस्थान को देख लीजिए। तो ऐसे राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाना है। विश्व बैंक इसमें सहयोग कर रहा है। जो भी राज्य लिए गए हैं उन राज्यों में कम से कम 25% क्षेत्र ऐसे हैं, 25% जिले ऐसे हैं जहां पे भूजल से संबंधित समस्याएं हैं, पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हीं को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो अटल भूजल योजना के संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दिया है और उम्मीद करता हूं अब इसमें संबंधित कोई भी प्रश्न यदि बनता है अटल भूजल योजना से संबंधित, उद्देश्य से संबंधित, कौन फंडिंग कर रहा है, किसके द्वारा लागू किया जा रहा है, तो आप करने में असफल नहीं होंगे। निश्चित रूप से आप 100% इसको आप कर सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में, और जल शक्ति मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण योजना है आपका जल जीवन मिशन, और सबसे महत्वपूर्ण योजना की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अब आपका है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन है क्या? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर को नल से जल, टैप वाटर, मतलब जो भी हमारे हाउस होल्ड हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको टैप वाटर उनको उपलब्ध कराना। और इसमें निर्धारित किया गया है कि कम से कम एक व्यक्ति को 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। कितना? 55 लीटर जल कम से कम उपलब्ध कराना है। और वर्ष 2024 तक इस योजना को क्रियान्वित करना, मतलब वर्ष 2024 तक भारत में कोई भी ग्रामीण हाउस होल्ड नहीं रहेगा, कोई भी ग्रामीण परिवार, कोई भी ग्रामीण व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टैप वाटर की सुविधा ना हो। तो सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कराना, टैप वाटर के माध्यम से, कि व्यक्ति को कहीं पे जाना ना पड़े, उसकी आवश्यकता के अनुसार जल उसको उसके घर पर मिल सके। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें तो 55 लीटर का लक्ष्य है वो आपने समझ लिया, नल के माध्यम से जल है वो आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो जल जीवन मिशन है ये क्या नया है, नई योजना है? नहीं, एक पुरानी योजना थी, उसी को अपग्रेड किया गया है, नया नाम दिया गया। पुरानी योजना क्या थी? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जो कार्यक्रम था उसी का उन्नत संस्करण है जल जीवन मिशन। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जो कार्यक्रम था ये वर्ष 2009 में लागू किया गया था और उसी का उन्नत संस्करण जल जीवन मिशन लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को पेयजल की उपलब्धता नल द्वारा सुनिश्चित कराना। और इसमें प्रत्येक घर को ही नहीं, घर के साथ साथ हाउस होल्ड के साथ साथ जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, उन सब में, मतलब ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहां पे सामूहिक भागीदारी होती है वहां पे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इस योजना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस योजना के माध्यम से स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों, इसके अतिरिक्त और जो सार्वजनिक भवन हैं उन सब में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और आप सब जानते हैं कि यदि हम बात करें भारत के राज्य राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोगों को किलोमीटर तक चलना पड़ता है पेयजल को स्टोर करने के लिए, पेयजल को घर पर उपलब्ध कराने के लिए। तो ऐसे क्षेत्रों में लोगों को भटकना ना पड़े इधर से उधर। गुजरात के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पेयजल की समस्या बनी हुई है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब वो घड़े के माध्यम से, सर पर आप देखते होंगे पिक्चर आपको देखने को मिलती होगी, तब वो जाके वो जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाते हैं अपने परिवारजनों के लिए। और आप सब जानते हैं भारत में एक सबसे बड़ी समस्या इस समय देखने को मिल रही है कि आर्सेनिक संदूषण।
आर्सेनिक संदूषण, लगातार आर्सेनिक संदूषण पेयजल में बढ़ रहा है, लगातार आर्सेनिक प्रदूषण पेयजल में बढ़ रहा है। तो इस योजना में ये भी निश्चित किया गया है कि पेयजल तो आप उपलब्ध कराएंगे, जल तो आप प्रत्येक घर को, प्रत्येक हाउस होल्ड को उपलब्ध कराएंगे नल के माध्यम से, लेकिन जो जल होगा उसकी गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पेयजल के नाम पे जल उपलब्ध करा दिया और उसकी गुणवत्ता निम्न है। तो जो पेयजल होगा, पेय आगे लगा है मतलब पीने योग्य, तो जो पेयजल होगा उसकी गुणवत्ता भी उच्च होनी चाहिए। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में लगातार आर्सेनिक संदूषण बढ़ रहा है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संदूषण के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति वहां पे बनी हुई है। तो आर्सेनिक संदूषण युक्त जल घरों में ना पहुंच पाए, प्रदूषण युक्त जल घरों में ना पहुंच पाए, इसके लिए सरकार का प्रयास है कि जो जल से, नल से जल जो पहुंचाने की हमारी मुहिम है उसमें जल की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा। वित्तीय सहायता की यदि हम बात करें तो इसमें बोला गया है जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे 100% जो सहायता है वो केंद्र सरकार देगी। जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पे 90 और 10 का रेशियो है, जैसा कि हर योजना में होता है। और जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं या जो भी अन्य राज्य हैं वहां पे 50-50 का है, मतलब 50% केंद्र सरकार देगी और 50% जो है राज्य सरकार इसका वहन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 3 मंत्रालय से संबंधित योजनाओं को हमने देखा है। एक देखा हमने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजना की, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। दूसरा अभी हम देख रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित योजना की, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। और तीसरा हमने देखा था, तीसरी जो योजना देखी है वो देखा हमने राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी, और उनके पास एक और मंत्रालय का प्रभार है जिसको आप बोलते हैं आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो योजनाओं की जो आज की कक्षा थी यहीं पे समाप्त होती है और योजनाओं की ये कक्षा निरंतर चलती रहेगी। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आपका लास्ट सप्ताह मतलब अगले सप्ताह में जो हम योजनाओं को लाएंगे आप तक, वो जो वर्ष भर की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी उनकी चर्चा हम करेंगे और सबसे ज्यादा ध्यान भी आपको वहीं पर देना है। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।